हेलो एवरीवन। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। थोड़ा सा 11th का टॉपिक है ये, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, मैं ऑर्गेनिक के लिए 11th के टॉपिक्स भी आने चाहिए। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक करेंगे, जैसे कि आज की क्लास में हम देखेंगे नेमिंग को। इससे पहले मैंने आपका एक टॉपिक छुड़वाया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर में, एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला। वो मैंने इसलिए छुड़ाया हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर वो टॉपिक डिलीटेड था, तो मे बी इस ईयर भी वो डिलीटेड रहे, क्योंकि आप देख ही रहे हो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने फॉर अ सेफ़र साइड मैंने उसको अभी नहीं करवाया है। तो अभी जो जो पोर्शन पूरा अच्छे से आ रहा है हम पहले उसी को कवर कर लेते हैं, इसीलिए मैंने वाला चैप्टर से वाला टॉपिक छुड़वाया हुआ है। तो चलो हम आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। अब देखो, अगर किसी को इस लाइक रिकॉर्डेड वीडियो से प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। हम वापस लाइक जूम वगैरह पे जैसे बाकी आपकी क्लासेस चल रही हैं वैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि उससे मुझे पता लगा है कि एक फ़ीचर होता है जूम में जिसकी वजह से वीडियो क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो जिसको जैसा सही लगे वो मेरे को प्लीज़ बताएं, ताकि हम इसको और अच्छा कर सकें। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, पहले ऐसे माना जाता था, वो क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स। अब जानते हो प्लांट वगैरह से, प्लांट किससे बना होता है और एनिमल किससे बना होते हैं? प्रोटीन, डीएनए, ग्लूकोज, फैट, ये सब होता है। हम तो ये सब क्या कहलाते थे? पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते थे। तो दूसरी क्लास ऑफ कंपाउंड भी होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, इनका मतलब होता है नॉन, और ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग। तो ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो मिनरल ओरिजिन के हों, वो क्या कहलाते थे? आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते थे। आप इसका अगर एग्जांपल देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सब तुमने आप पढ़ा भी होगा 11th में। इतना तो शुरुआत वाला पोर्शन है, ये फटाफट इसको करते हैं। बाद में एक बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। मतलब उसने बोला कि भगवान बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हम मानते हैं ना लिविंग थिंग्स को भगवान ने बनाया। लेकिन वोलर नाम का एक और साइंटिस्ट आया, उसने क्या करा? अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसने क्या बना दिया? उससे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया। तो इसने तो लैब के अंदर ही वाला काम कर दिया जो कि पहले बर्जिलस के टाइम पे क्या मानते थे कि भगवान ने करा है। तो इसने क्या कर दिया? इस वाइटल फोर्स थ्योरी को भगवान ने बनाया, उस वाली थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि इसने लैब में खुद से बना कर दिखा दिया, मतलब ये भगवान हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अपने स्टडीज़ करी, जैसे कि कॉल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया। ऐसे ही फर्दर आकर जाते रहे, तो हमारी ये वाली थ्योरी तो रॉन्ग हो गई कि वो जो अब आगे की जो थ्योरीज आने लग गई कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। लेकिन अगर आप देखोगे CO2, इसके अंदर भी कार्बन है, बट ये ऑर्गेनिक ना होकर क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब आगे अगर देखें तो भाई मेन डेफिनेशन क्या होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की? तो अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से ओरिजिनेटेड हो। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो होने ही होने चाहिए, उसके अलावा उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? अब आप समझ गए, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो उन कंपाउंड्स को आप एक और क्लास में पढ़ते थे, हाइड्रोकार्बन भी बोलते थे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या आएगा? एक तो आपके हाइड्रोकार्बन्स आएंगे आएंगे और उनके डेरिवेटिव्स मतलब मान लो अगर ऑक्सीजन लगा दोगे तो अल्कोहल बन जाता था आपका, एल्डिहाइड बन जाता था, कीटोन बन जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। वो सब के सब इसके क्या थे? डेरिवेटिव थे। तो वो सब के सब भी किसके अंदर आएंगे? कार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ना कार्बन वाली थ्योरी सही है, ना ही लिविंग बींग्स वाली थ्योरी ठीक है। कौन सी थ्योरी ठीक है? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। अब डेरिवेटिव के लिए आप एक बार, मैंने एग्जांपल छोटा सा लिखा हुआ, बस ये बहुत सिंपल है कि मान लो आपके पास मीथेन है, मीथेन के अंदर से आपने एक हाइड्रोजन हटाकर उसके अंदर OH लगा दिया, तो आपका क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। तो ये क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया हाइड्रोकार्बन का। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसके बाद जो चीज़ है वो है आपकी, बेसिकली आपके अलग अलग तरीके के फॉर्मूले थे, कंडेंस्ड फॉर्मूले, स्टेट चेन फॉर्मूले एंड ऑल। मुझे लगता है वो सब में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर किसी को उसके अंदर ही प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकता है, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। अभी हम डायरेक्टली नेमिंग करना शुरू करते हैं क्योंकि इसका थोड़ा बहुत काम आपके 12th क्लास के अंदर भी आएगा। अब देखो, वैसे तो नेमिंग का वेटेज बहुत ही कम है पेपर के अंदर। मतलब आपको नेमिंग हार्डली कितने मार्क्स की आएगी, आप समझ लो 1 नंबर की आती है नेमिंग। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस ऐसे तो कम है, बट अगर आप देखोगे तो नेमिंग के लिए आपको, मान लो कोई कंपाउंड दे रखा है तो आपको नेमिंग आनी चाहिए। क्योंकि आप मान लो आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो कंपाउंड के, ABCD वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर भी कंपाउंड का नाम दे देगा तो आपको पता कैसे चलेगा। अलग अलग आपको नेम रिएक्शन पढ़ने हैं, उसके अंदर भी आपको अचानक से नाम दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नॉमनक्लेचर को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, इतने भी ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक नॉमनक्लेचर की थिंग्स को देख रहे हैं तो इधर भी हम बेसिक चीज़ को देखेंगे। तो देखो, आयोपैक जो बेसिकली आपको बताता है, बेसिकली जो भी नेमिंग होती है वो भी आयोपैक के ऊपर ही होती है। आयोपैक लेकिन है क्या? आयोपैक कहलाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आयोपैक ने क्या करा है, नॉमनक्लेचर से कोई रूल दिए हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, जैसे नाम लिखते हैं उसी पैटर्न में हर एक नाम को हम लिखेंगे। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखता, अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या लिखता, डॉक्टर रवि यादव। तो मेरा डॉक्टर क्या है, एक स्पेशलिटी है, फिर नेम है और फिर एक मेरा सर नेम होता है, ऐसे नेम होता है। अब वैसे ही हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो एक प्रीफिक्स होता है जो आगे आएगा, फिर आपका एक रूट नेम होगा, फिर आपका 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स होगा। अब देखो, 2 डिग्री सफिक्स जो है वो तभी आएगा जब आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे। प्रीफिक्स के अंदर भी हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करते हैं, जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप्स, हेलोजन, इन सब को हम प्रीफिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। बाकी सारे फंक्शन ग्रुप जैसे कि अल्कोहल आपका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, आपका कीटोन हो गया, इन सब के क्या होते हैं, प्रीफिक्स भी होते हैं, सफिक्स भी होते हैं। हम देखेंगे कि कब हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है, कब हमें सफिक्स यूज़ करना है। लेकिन अभी हम बेसिकली स्ट्रेट चेन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगी होती हैं, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आपके सबस्ट्रेंट मिथाइल विथाइल लगा हुआ है, उनकी नेमिंग को फोकस करेंगे। प्रीफिक्स लिखने के बाद आपका क्या आता है, रूट नेम। अब देखो, रूट नेम के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको गिनने हैं नंबर ऑफ कार्बन। जैसे अगर 4 कार्बन तो क्या आएगा, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट क्या है, उसका प्रीफिक्स है। अगर 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट। ये सब उसके क्या हो जाते हैं, बेसिकली बस उसके नंबर ऑफ कार्बन को सिग्निफाई करते हैं। अगली चीज़ है, आपको उसके बाद क्या लिखना होगा, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आपको बताना है कौन से तरीके का हाइड्रोकार्बन है। कौन से तरीके का हाइड्रोकार्बन मतलब आपके 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। मतलब सारे डबल बॉन्ड वाले हैं, कुछ डबल बॉन्ड वाले हैं, आपके सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला भी है। ये सब सिग्निफाई करेगा आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन के अंदर क्या होते हैं, आपके सारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइंस क्या होते हैं, आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ तक वाली नेमिंग को देखेंगे, उसके फर्दर जब हम आगे नेमिंग की थोड़ी सी डीप में जाएंगे तब हम सारी नेमिंग्स को करते हुए जाएंगे धीरे धीरे करके। अब अगर हम यहाँ पर भी देखें तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड बना रखा है बड़ा सा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई रूट चेन मतलब मेन चेन किसको लेना है, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट कैसा होता है। तो देखो, हमें सबसे पहले देखें तो जो मेन बड़ी सी चेन दिख रही है आपकी क्या हो जाती है, मेन चेन या रूट चेन। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये एक्स्ट्रा लगा होगा कार्बन वाली चीज़ें जैसे CH3, CH2, CH3, ये सब इथाइल मिथाइल, ये सब जो चीज़ें लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा कहाँ लिखना होता है, प्रीफिक्स में, मतलब नाम के पहले आएंगे। अब 1 डिग्री सफिक्स कहाँ से आएगा भाई, कार्बन के नंबर, मतलब बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि कितने कार्बन है, और कार्बन जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है या कोई डबल बॉन्ड भी है। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केन आ जाएगा, एन आएगा नाम के पीछे, जैसे पेंटेन होता है, हेक्सेन होता है। अगर कोई डबल बॉन्ड वाला है तो क्या होता है, हेक्सीन, हेप्टीन। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो क्या बोलते हैं, इथाइलिन। मतलब YNE लगा देते हैं, ENE लगा देते हैं और ANE लगा देते हैं नाम के अंदर। अगर आप आगे देखोगे तो अगली बात आती है कि भाई आपका इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम
देखो सबसे बेसिक ये सब चीज़ें हैं कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, लेकिन उसको फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाए पुरानी चीज़ जो आपने पढ़ी हुई है। तो देखो एल्केन क्या होता है, ऐसे कार्बन की चेन जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हो या सैचुरेटेड हो। इसका सफिक्स क्या नाम के पीछे दिख रहा है भाई, एन, तो इसका वो सफिक्स हो गया। अगली बात क्या आती है कि एल्कीन, एल्कीन का सफिक्स क्या है, ई एन ई। लेकिन इसके अंदर या तो देखो एक या दो, ये सारे के सारे डबल बॉन्डेड हो सकते हैं, लेकिन एक होना कंपलसरी है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए डबल बॉन्ड एल्कीन होने के लिए। एल्काइन होने के लिए कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सारे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। और सफिक्स क्या है आपका, वाई एन ई। अब इसके बाद एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो एल्काइल ग्रुप्स कुछ नहीं होते, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो एल्काइल ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है CH4 क्या होता है, मीथेन, इट इज़ अ एल्केन, मीथेन लगा हुआ है। अगर आप इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो एक उसका बॉन्ड खाली हो जाएगा और बाकी के 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो ये CH3 हो जाएगा और उसका एक बॉन्ड खाली है, देखोगे ऐसे यहाँ पर मैंने खाली दिखाया होगा। अब इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल। ऐसी अगर मैं इथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करता तो क्या कहलाता, इथाइल। ठीक है, वैसी प्रोपेन में से माइनस करता तो प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये ऐसे ऐसे करके चलते रहता है। अब देखो नेमिंग पे प्रोसीड करने से पहले अगर हम कुछ चीज़ों को देख लें तो हमने देखा था भाई प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना है, फिर रूट नेम लिखना है, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखना है, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखना है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रश अप करा देता हूँ कि प्रीफिक्स हम किसको लिखते थे, सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते थे। फिर रूट नेम में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ कार्बन गिन लो, फिर पेंट, हेप्ट, ये सब लिखेंगे। फिर 1 डिग्री सफिक्स में हमें लिखना है कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एन है या ईन है या आइन है। और फिर 2 डिग्री सफिक्स तो वो वाला था जिसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप को लिखते थे। अब बात आती है कि भाई कौन से ये रूट नेम के अंदर कौन से हमें यूज़ करने हैं भाई चीज़ों को। तो देखो एक कार्बन होगा तो आप सबको ये 10th में पढ़ चुके हो, एक कार्बन होगा तो मिथ यूज़ करते हैं, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 तो पेंट, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो सेप्ट या हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ठीक है, इसमें से अभी आपको 6 या 7 तक ही आते हैं, आगे के आप याद रखो मत रखो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो CH4 होता है वो मीथेन कहलाता है, अगर CH3 है तो इथेन, फिर अगर और बढ़ाते जाएंगे CH2 तो क्या बनता जाएगा, प्रोपेन, फिर आपका धीरे करके ब्यूटेन। सिर्फ CH3 का गैप होता है, आपने पढ़ा भी होगा होमोलोगस सीरीज़ होती है ना ये, तो इन सब के अंदर CH2 का गैप होता है। ठीक है, और CH2 या 14 AMU का गैप होगा, देख सकते हो 12 कार्बन का है और 2 हाइड्रोजन का है। अब देखो नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो ये तो बहुत सिंपल है ना, अगर सिंपल स्ट्रेट चेन वाले हो तो उसको कैसे करेंगे। अगर मान लेते हैं डबल बॉन्ड पे आता है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट इन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट आइन लिख देंगे। तो बस हमें क्या देखना है कि हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या देखा कि रूट नेम क्या है, रूट नेम कैसे पता लगाएंगे, कितने कार्बन है। फिर देखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। ये तो आप लोग देख ही चुके हो। अब अगर हम नेमिंग को देखें जिसके अंदर कुछ ब्रांचेस होती है, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, उनको हम कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो रूल आता है इसके अंदर वो आता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। मतलब आपको एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हो। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर जो मैंने चेन ले रखी है उसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं आपको गिन सकते हो आप, 7 कार्बन आ रहे हैं। अब इन 7 कार्बन के अंदर आपको दिख रहा होगा इस चेन में अगर जाते हो आप ऐसे करके तो 7 कार्बन आ रहे हैं। क्या आप स्ट्रेट वाइज ले सकते थे, क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि उधर भी 7 आ रहे हैं। तो अभी आपने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली। अभी आपको वही वाली, अभी सिर्फ चेन सेलेक्ट करनी है, अभी नेमिंग के पास हम जाते हैं, बट अभी हम देखते हैं भाई चेन को कैसे सेलेक्ट करना है एक दो क्वेश्चंस के अंदर। अब देखो जैसे कि अगर हमें इस क्वेश्चन में सेलेक्ट करना हो तो आप देख ही सकते हो भाई इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तो दिख ही रहा होगा कि ये जो चेन चल रही है ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, और ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे या ब्रांचेस हो जाएंगी। अगर इसके नीचे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी लोग सोच सकते हैं कि भैया अभी भी ये स्ट्रेट वाली चेन होनी चाहिए थी, बट ये वाली चेन नहीं होगी
क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टेट वाली चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। बट अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है, क्योंकि इधर 2 थे इधर 3 है। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, ये जो मैंने पेन से अंडरलाइन कर रखे हैं ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, और ये आपके क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते टाइम कि भाई जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन हो। अब हमेशा स्ट्रेट लाइन वाली हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बस आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप मूव करते हो आपको बैक ऑर्डर में नहीं आना है वापस। ठीक है, अगर आपने इधर से गाड़ी अपनी ले ली तो भाई इसको एक ही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हो, वापस किसी डायरेक्शन में नहीं आ सकते हो। बस यही रूल आपको ध्यान रखना है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते टाइम। आगे अगर आप देखोगे तो ये आपने अगर सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन तो आपको ध्यान रखना है लोवेस्ट नंबर रूल को। तो जिस सब्सटेंट का नंबर जहाँ से पहले आए, देखो चेन है तो एक लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके राइट हैंड साइड होगी, तो आप नेमिंग कहाँ से करोगे, आपको नेमिंग हमेशा वहाँ से करनी है जहाँ से आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका लोवेस्ट नंबर आए। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो ये आपके दिख भी रहा होगा कि ये लॉन्गेस्ट चेन हो चुकी है। तो नंबरिंग आप एक तो इधर से कर सकते हो या तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हो। अब देखो नंबरिंग करेंगे कहाँ से, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो आपको दिखेगा कि ये आपका छठे नंबर पे आ रहा है। लेकिन हम रूल कौन सा पढ़ रहे हैं, आप देखोगे लोवेस्ट नंबर रूल पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को गिनोगे जिस तरफ से उसका नंबर क्या आ रहा है, सबसे छोटा आ रहा है। जैसे इधर से कौन से नंबर पे आ रहा था, थर्ड नंबर पे आ रहा था, इसलिए हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नंबरिंग इधर से करनी है जहाँ से नंबर सबसे कम आए। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो आप इधर भी देख सकते हो कि नंबरिंग का और कैसे तरीका हो सकता है। मान लो यहाँ पर एक और दो सब्स्टिट्यूएंट लगे, अब यहाँ पर कैसे करें नंबरिंग, तो आपके यहाँ पर भी सेकंड और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा कि भाई एक लेफ्ट हैंड साइड से कर लो और एक राइट हैंड साइड से कर लो। तो एक बार आपने किधर से करने की कोशिश करी, इधर से करने की कोशिश करी सबसे पहले। अब अगर आप इधर से करोगे तो एक आ रहा है आपका पाँचवें नंबर पे और एक आ रहा है आपका छठे नंबर पे। क्लियर है। अगर आपने सोचा कि मैं दूसरे तरफ से नंबरिंग करता हूँ, मतलब इधर से नंबरिंग करता हूँ, तो देखो इधर से नंबरिंग करने पर एक आ रहा है थर्ड नंबर पे और एक आ रहा है फोर्थ नंबर पे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लोवेस्ट नंबर रूल। तो केस नंबर 1 जब मैंने इधर से नंबरिंग करी थी तब कितना आ रहा था मेरा सम, आ रहा था 11, और केस नंबर 2 में कितना आ रहा है, सिर्फ और 7। तो आपको ध्यान रखना है लोवेस्ट नंबर वाले को ध्यान रखना है। तो आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, इस तरफ से नंबरिंग होगी। अगर आपको ये रूल क्लियर हो गया है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप, मुझे लगता है कि ये सब ने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा ही होगा हमेशा इसका, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक भी नहीं लग रहा है। अगला देखोगे तो अल्फ़ाबेटिकल रूल है। अब अल्फ़ाबेटिकल रूल क्या कहता है, अब मान लेते हैं कि एक ये मेरे पास चेन है। अगर आप इस चेन में सोचते हो कि सबसे पहले आपने क्या करा, दो ऑप्शन है आपके पास नंबरिंग, या तो इधर से करने की या तो इधर से कर सकते हो आप नंबरिंग। तो आपने सबसे पहले सोचा कि आप इधर से नंबरिंग करोगे। तो इधर से देखो आपका कहाँ तक आ रहा है, एक आ रहा है आपका 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। अगर आप दूसरा देखोगे तो आपका आ रहा है एट्थ नंबर पर। तो एक आ रहा है फिफ्थ नंबर पर और एक आ रहा है एट्थ नंबर पे। अब आपने सोचा कि आप क्या करोगे इसके बाद, कि आप नंबरिंग को उल्टी डायरेक्शन में करो। इस तरफ से अगर हम देखें नंबरिंग को, अगर आप देखोगे यहाँ से तो एक आ रहा है सेकंड नंबर पे और एक आ रहा है आपका 4 5 फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। तो ये आपका 7 है। तो 2 + 7 कितना हो गया, 2 + 5 आपका 7 हो गया, और नीचे कितना आ रहा था 8 और 5 13। तो आपको पता है हमें लोवेस्ट नंबर वाला सेलेक्ट करना भी हमने रूल नंबर 2 में देखा था। तो आपने इस केस में सेलेक्ट कर लिया। अब बात ये आती है कि जब आप नाम लिखोगे तो पहले आप ये वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो आपने देख लिया कि हमने कहाँ से नंबरिंग करी थी, आपने वो सब देख लिया। तो अपने ये देख लिया कि भाई केस नंबर 1 जहाँ पर नंबरिंग यहाँ से हुई थी, अब देख सकते हो नंबरिंग जो इधर से हुई है वो वाली करेक्ट थी, क्योंकि यहाँ से नंबर कितना आ रहा था 7 आ रहा था। अब 7 वाले को हम लेंगे ना, हम क्यों लेंगे दादा वाले को, हमने लोएस्ट नंबर रूल पढ़ा हुआ है। लेकिन नंबरिंग आपको समझने के बाद भी प्रॉब्लम क्या आ रही है,
कि हम पहले किसको नाम करें। तो आपका एक सब्सटेंट जो लगा हुआ है इसका नाम है इथाइल, और एक आपका सब्सटेंट लगा हुआ है जिसका नाम है मिथाइल। तो जब ये प्रॉब्लम आने लग जाए कि भाई नाम पहले किसका लिखे, तो आपने सोच लिया कि भाई पहले मिथाइल छोटा होता है, पहले मिथाइल को लिखेंगे फिर इथाइल को लिखेंगे, तो आपने नाम लिख दिया 2 इथाइल 5 2 मिथाइल 5 इथाइल नॉन एन, क्योंकि 9 कार्बन की चेन थी। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हम रूल कौन सा पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल रूल पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एम पहले आता है ई पहले आता है, तो आप बोलोगे ई पहले आता है, तो आपको ई को ही पहले लिखना है। तो 5 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन, ध्यान रखना। और 5 इथाइल और 2 मिथाइल क्या हैं आपके प्रीफिक्स हैं, या इसको सब्सटेंट बोला था मैंने कि पहले हम किसको लिखते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स को लिखते हैं, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ये आपका रूट नेम हो गया नॉन, और एन क्या हो गया आपका सफिक्स हो गया, कि सारे कार्बन क्या है सिंगल बॉन्डेड है। इस रूल को आपको बारीकी से ध्यान रखना है, इन तीनों रूल्स को, क्योंकि काफ़ी बार यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर देते हैं। है बहुत सिंपल रूल्स ये, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। अब आप अगर देखोगे तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आप देख सकते हो, ये तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ये सबको दिख रहा होगा। आप या तो इधर से आओ या तो इधर से आओ, आपको थर्ड नंबर पे दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप लिख रहे हो 2 मिथाइल पेंटेन, तो आपको मिथाइल और पेंटेन के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। इसको रनिंग हैंड में लिखते हैं, एक साथ लिखेंगे जैसे ये वाला लिखा हुआ है। मैं काफ़ी बार स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी आदत बन गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाता। जैसे 2 मिथाइल पेंटेन, मिथाइल और पेंटेन के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। अब हमने थोड़ा सा नेमिंग करा है अभी, अब हम थोड़ा सा और डीपर नेमिंग में घुसते हैं और धीरे धीरे इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे। अब मान लेते हैं सिमिलर सब्सटेंट लगे, अभी हमने देखा था अलग अलग सब्सटेंट लगे हुए थे, तो हमने किसको प्रायोरिटी दी थी, अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी दी थी। इथाइल वाला पहले आएगा क्योंकि ई पहले आता है और एम बाद में आता है। अगर मान लो सेम सब्सटेंट लगा हो बार बार, तो अगर मान लो 2 बार लगा हो तो हम क्या बोलते हैं डाई, 3 बार लगा हो तो ट्राई, 4 बार लगा हो तो टेट्रा, 5 बार लगेगा तो पेंटा, 6 बार लगेगा तो हेक्सा। ठीक है, अगर एक बार होगा तो भाई ऑब्वियस ही बात है हम कुछ नहीं लिखते, 2 बार हो तो तभी से लिखना शुरू करेंगे ना। अभी आपने एक बार वाला देखा था। अब हम मान लो हमारे पास ये वाली चेन है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक लगा हुआ है आपका। आपने सोचा भाई नंबरिंग कहाँ से करें, सबसे पहले नंबरिंग का भी तो देखना है। तो आपने नंबरिंग सोचा कि आप इधर से करोगे, तो सबसे पहले आपने इधर से करा तो आपका आया एक सेकंड नंबर पे, फिर आया एक थर्ड नंबर पे। आपने सोचा इधर इधर से करके देख लेता हूँ, इधर से भी आया सेकंड और थर्ड नंबर पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर तो सेम सेम है, तो आपने बोला एक सेकंड पे आ रहा है एक थर्ड पे आ रहा है, और आपने देखा कितने कार्बन है मेन चेन के अंदर, तो आपने मेन चेन में बोला 4 कार्बन है, और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं CH3 और CH3। तो ये 2 लगे हुए हैं, तो मैं क्या लिखूँगा 2 3 डाई, डाई वर्ड यूज़ करना है मेरे को। अगर 2 आते हैं सेम ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे तो क्या लिखूँगा 2 3 डाई मिथाइल। 2 और 3 क्या सिग्निफाई कर रहा है कि सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप और एक थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। और डाई क्या सिग्निफाई कर रहा है, टोटल 2 है ना, एक सेकंड पे लगा है एक थर्ड पे लगा है। डाई मिथाइल। और ब्यूटेन क्या है, ब्यूट इसका रूट नेम है और एन आपका 1 डिग्री सफिक्स है। आप देख सकते हो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो ब्यूटेन ही आएगा ना, एल्केन ही तो आएगा। अब अगर हम अगले क्वेश्चन के अंदर देखें, तो अब अगर आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर ये वाली चेन है, तो आप देख रहे हो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको ये वाली दिख रही है, जो मेन चेन ऐसे करके आ रही है। अब इसके अंदर आप अगर नंबरिंग को देखोगे तो एक नंबरिंग हम इधर से कर सकते हैं, एक नंबरिंग हम इधर से कर सकते हैं। तो आप जब इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर वाली नंबरिंग के अंदर क्या है, एक आ रहा है आपका, 2 आ रहे हैं आपके सेकंड पे 2 2, और एक आ रहा है फोर्थ पे। अब आपने सोचा आप नंबरिंग इधर से करोगे, तो एक आ रहा है आपका फोर्थ पे और एक आ रहा है आपके सिक्स्थ पे, एक आ रहे हैं आपके फिफ्थ पे। तो ऑब्वियस सी बात है 2 2 4 और 4 8 हो गए। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करने जाते हो तो आएगा 4 और 5 5, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हमें कौन सा सेलेक्ट करना होता है, लोएस्ट नंबर वाला। तो आपकी करेक्ट नेमिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोएस्ट सम रूल है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये सेकंड पे लगा हुआ है, ये सेकंड पे लगा हुआ है और ये फोर्थ पे लगा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे 2 2 4, क्योंकि क्यों लिखा है 2 2 4, क्योंकि एक लगा है सेकंड पर, दूसरा फिर से सेकंड पे लगा हुआ, देख सकते हो आप, एक सेकंड दूसरा सेकंड, और तीसरा कहाँ लगा हुआ है 4 पे लगा हुआ है। और क्या यूज़ करेंगे ट्राई, क्योंकि हम जब 3 होता है तो क्या यूज़ करते हैं ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं। और फिर मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 3 लगे हुए थे, और हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन की मेन चेन थी ना, तो हेक्सेन लिख दिया हमने।
अब अगली बात आती है, अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस पे कोई चीज़ें आती हैं, इक्वी डिस्टेंस रूल, ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, वैसे है बहुत, ये वाला भी सिंपल। तो देखो इक्वी डिस्टेंस रूल जो है, हमने एक बार नंबरिंग इधर से करी, एक बार नंबरिंग इधर से करी। आपने देखा भाई इसके अंदर नंबरिंग जब मैंने करा इधर से, तो इधर भाई नंबरिंग के अंदर एक आ रहा है थर्ड पर और एक आ रहा है 6 पे, तो 3 + 6 = 9। क्लियर है। आपने सोचा अब मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा, तो यहाँ से जब नंबरिंग आपने करी तो एक आ रहा है आपका थर्ड पे और एक आ रहा है आपका 6 पे, सेम 3 + 6 दोनों केसेस में। आपने बोला यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हम इधर किसी भी डायरेक्शन से कर दें, इधर से भी कर दें, इधर से भी कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आप इधर से करोगे तो एक अलग नेम आएगा, इधर से करोगे एक अलग नेम आएगा, तो हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इसके लिए भी। तो इक्वी डिस्टेंस रूल क्या कहता है कि अगर आप कभी ऐसे फंस जाते हो कि दूसरी तरफ दोनों तरफ से सेम सेम नंबरिंग हो और आप किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते नंबरिंग के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है अल्फ़ाबेटिकल रूल। मतलब मैं उसको प्रायोरिटी दे दूंगा जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा। अब मान लो दोनों बराबर है, 9 और 9 है, तो हम देखेंगे इथाइल कहाँ से पहले आ रहा है। तो अब दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ से जाओगे तो इथाइल बहुत दूर आ रहा है, यहाँ से जाओगे तो ये रहा इथाइल आ गया। मतलब कौन सी नंबरिंग ठीक होगी? जो इधर से नंबरिंग होगी वही वाली ठीक होगी। तो इसका नाम क्या हो गया? देखो 3 इथाइल, क्योंकि थर्ड नंबर पे इथाइल लगा हुआ है। फिर आपका क्या है? 6 मिथाइल। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी आप कोई नंबर जैसे 3 लिखा है और उसके बाद कोई आप अल्फ़ाबेट लिखना चाहते हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पर इथाइल लिखा हुआ है, तो इनके बीच में एक हाइफन लगाया जाता है। और मान लेते हैं आपने 3 और 3 लिखा है, मतलब 2 नंबर लिखे हैं, तो 2 नंबर्स के बीच में कॉमा लगाना है। और अगर कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है और कोई आपका नंबर है, तो उनके बीच में हमेशा हाइफन लगाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन आप कई बार भूल जाते हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर हमने किसको प्रायोरिटी दी? इथाइल को प्रायोरिटी दी, तो हमारा नाम क्या हो गया? 3 इथाइल, 6 मिथाइल और 8 कार्बन की चेन थी, तो ऑक्ट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड थे, तो एन, तो ऑक्टेन हो गया। तो ये लेकिन आपको रूल तभी लगाना है जब आपका लोएस्ट सम रूल ना लग पाए। जैसे यहाँ पर नहीं लग पाया क्योंकि हर जगह से क्या आ रहा था? 9 9 आंसर आ रहा था, तब लगाना है आपको। अगर आपका ऑब्वियस सी बात है लोएस्ट सम रूल लग जाता है, तो आपको पहले लोएस्ट सम रूल लगाना है, उसके बाद ये वाला रूल देखना है।